अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक की, तो आपने देखा होगा कि इस पूरे क्लॉक को चलाने के लिए हमें एक ऐसी मोटर की जरूरत होती है जिसका टॉर्क लगभग लगभग कांस्टेंट रहे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की, जैसे कि पुराने समय में जैसे कैसेट चलाई जाती थी या वीडियो रील चलाई जाती थी, तो वहां पे भी हमें जरूरत पड़ती थी ऐसी मोटर की जो कि कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। और यानी कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या थी, इन दोनों मशीनों में हमें कांस्टेंट टॉर्क की जरूरत पड़ती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑडियो इक्विपमेंट हैं जिसको चलाने के लिए हमें एक कांस्टेंट टॉर्क मोटर की जरूरत होती है, और वहीं से जन्म होता है हिस्टैरिसीस मोटर का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में और जानेंगे इसका किस तरीके से ऑपरेशन होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हिस्टैरिसीस मोटर, तो वो कुछ इस तरीके की हिस्टैरिसीस मोटर आपके सामने दिखती है, यानी कि अगर मार्केट से खरीदने जाओगे तो कुछ ऐसी मिलेगी। हिस्टैरिसीस मोटर की सबसे ज़्यादा खास बात होती है, जिसके नाम से उसे जाना जाता है, वो है उसका कांस्टेंट टॉर्क। यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर इज अ कांस्टेंट टॉर्क मोटर, यानी कि ये मोटर जो होती है एकदम कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है एनएस तक। यानी कि अगर हम सिंगल फेज सप्लाई से बात कर रहे हैं, तो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो एनएस 120 F/P यहाँ तक, इतनी स्पीड तक ये कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कुछ इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो स्टेटर का स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है। रोटर में बस थोड़ा सा हम लोग इसमें गौर फेर करते हैं, ठीक है। तो इसको जरा भी सीखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटर के स्ट्रक्चर की। तो इसके स्टेटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा था। एक होती मेन वाइंडिंग, एक होती ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ना इस ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग का काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देना, यानी कैसे भी करके एक सिंगल फेस सप्लाई को दो पार्ट में स्प्लिट करना और वहां से एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देना, ठीक है। नाउ अगर हम देखें कि किस तरीके से फिट होती है, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें कि मैकेनिकली कैसी दिखेगी, ये वाइंडिंग कैसे फिट होगी, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये जो रेड डॉट मैंने बताई, दिस इज बेसिकली द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड ब्लू डॉट इज बेसिकली द मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो स्टेटर में जब हम कॉइलिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसके अंदर कॉइलिंग की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रोटर स्ट्रक्चर की, तो सारा का सारा खेल इसी के अंदर आता है। रोटर की अगर बात करें तो यहाँ पे रोटर का आउटर शेल जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका हिस्टैरिसीस लूप काफी ज्यादा चौड़ा हो, ठीक है, लार्ज हिस्टैरिसीस लूप हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्रोम, ये वो नेट वाला क्रोम नहीं है, क्रोमियम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके इनर शेल की, यानी कि इनर शेल की बात करते हैं, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये जो आप देख रहे हो ये अंदर से खोखला नहीं होता है, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की मैंने डॉटेड लाइन डाली है, दिस इज बेसिकली द इनर शेल। तो ये जो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कही ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में आप गोला देख रहे हो ये है शाफ्ट को फिट करने की जगह, ठीक। अब जो इनर मटेरियल होता है, इनर शीट, इसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक ले लेते हैं क्योंकि इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं होती है। तो फालतू में यार मैग्नेटिक मटेरियल, हैवी मैग्नेटिक मटेरियल लेके क्यों हैवी करना मोटर को और क्यों उसकी कॉस्ट बढ़ाना। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल केवल आउटर शेल में लेते हैं और इनर शेल के अंदर हम लोग जस्ट सिंपली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से काम चलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेने से इनर्शिया को हम लोग काफी हद तक रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक मटेरियल ले लोगे तो इनर्शिया बहुत हैवी हो जाएगा। तो इनर्शिया से हम लोग निजात पाने के लिए ऐसा करते हैं ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ की कि वर्किंग कैसे होती है, बीएच कर हम लोग बात कर रहे हैं, लूप बात कर रहे हैं, हिस्टैरिसीस मोटर बात कर रहे हैं, तो जरा समझते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर होती, हिस्टैरिसीस क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें बीएच कर देखना पड़ेगा। तो जनरली एक फेरोमैग्नेटिक कर जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका बीएच कर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें दिस इज योर बीएच कर, और इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस कर भी कहते हैं ना। यहाँ पे जो लूप देख रहे हो, ये जो लूप एरिया कवर करता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हिस्टैरिसीस एरिया, ओके ना। अब अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो मैंने पिंक कलर की बनाई है, तो इसको कहा जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। सही समझ में आ रही बात है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि भाई हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, मशीन जो थी मैग्नेटाइज हुई, फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हुई, देन वापस से जब हम उस मशीन को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बिल्कुल जीरो ना जाके इस पर्टिकुलर पिंक पॉइंट तक जाके टिक जाती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो जैसे ही हमने एच को इधर बढ़ाया, इधर इस लाइन में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो भी बढ़ना शुरू हुई। लेकिन जब हमने इस इंटेंसिटी एच को, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करा, तो ये फील्ड क्या हुआ, ये जीरो ना होके यहाँ पे आकर रुक गई, और यहीं से जन्म होता है हमारे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बची रह जाती है जब हमारा इंटेंसिटी जीरो हो, उसको हम लोग कह देते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डेट रिमेन मटेरियल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एच इक्वल टू जीरो, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक। अब यहाँ पे इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। तो होता क्या है, रिटेंटिविटी क्या बताता है, इसको वैसे ऑलरेडी मैंने बीएच कर्व, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी पुराने लेक्चर मटेरियल के अंदर इसके ऊपर चर्चा की है और वहाँ पे एनिमेशन के थ्रू बहुत डिटेल में इसको बताया। यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ रखूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिटेंटिविटी, यानी कि कितना रिटेंशन रह गई डायपोल्स की। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर बात करें तो सर्टेन डायपोल जो होंगे वो आज भी उधर ही देख रहे होंगे जिधर हमने मार्क किया होगा, और बचे हुए जो होंगे वो रैंडम हो चुके होंगे। तो ये जो डायपोल्स हैं
जो उधर ही देख रहे थे जिधर हमने इनको पहले मैग्नेटाइज करा था। तो दिस विल क्रिएट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये हमारे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करेंगे और यहीं से जन्म होता है रिटेंटिविटी का। रिटेंटिविटी मतलब कितना रिटेन किया है, ये रिटेंटिविटी वर्ड जो है वो रिटेन से आया है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है दिस इज द मेन रीजन ऑफ हिस्टेरिसिस, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक चीज और, ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है इसी की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है, दिस विल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म विल इंट्रोड्यूस लैग बिटवीन इंड्यूस फ्लक्स डेंसिटी बी एंड अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी एच। अब इसको जरा समझते हैं, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो इसको जरा हम देख लेते हैं कि सर ये जो आप कह रहे हो इसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, हमने जैसे ही इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना शुरू करा तो हमारे अंदर जो डायपोल्स थे उनकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। हमने इन्हें और मैग्नेटाइज करा तो ये और मैग्नेटाइज हो गए, देन यहाँ पे जाके सैचुरेट हो गए। तो यहाँ तक तो ये हमें फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें डीमैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, जब हम डीमैग्नेटाइज करना शुरू करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी भी रिड्यूस होना शुरू होगी। लेकिन जब हम इंटेंसिटी को जीरो कर देते तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये पूरी की पूरी फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे जीरो पे आ जानी चाहिए थी, पर देखा आपने ये जीरो पे ना आके यहीं पे रुक जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कुछ डायपोल जो जिद्दी डायपोल होते हैं वो अभी भी अपने डायपोल को मेंटेन रखते हैं, रिटेंशन को, और कुछ जो होते हैं वो रैंडम हो जाते हैं। तो ये वाले जो डायपोल्स होते हैं जो अपनी पोलैरिटी को, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइज करा था उधर ही देखते रह जाते हैं, तो इसकी वजह से जनरेट होता है रेसिडुअल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बड़े ध्यान से समझना, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एच तो जीरो हो गया है लेकिन बी जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहीं से पिक्चर में आता है लैग। अब होता क्या है, अब मैं मान के चलते निगेटिव डायरेक्शन में माइनस एच की तरफ बढ़ूंगा, तो जब मैं माइनस एच की तरफ बढ़ रहा हूं तो अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, यानी कि अब हमने क्या करा है, यहाँ साउथ लगा दिया, यहाँ नॉर्थ लगा दिया, तो अब ये सारे डायपोल अपने आप को रीअलाइन करेंगे। तो जब रीअलाइन करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी, सही। तो देखो फ्लक्स डेंसिटी बी जो जीरो हुई उस समय एच कितना हो चुका था, माइनस एच हो चुका था, समझ में आ रही बात ये। तो जिस समय एच जो था वो पॉजिटिव था उस समय बी भी पॉजिटिव था, ठीक। जिस समय एच जो था वो जीरो हो गया उस समय बी जो था वो पॉजिटिव रह गया। देन एक समय आया जब एच जो था वो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, यानी कि आगे निकल गया, और बी जो होगा वो तब जाके जीरो हुआ। तो जिस समय देखो तो यहाँ पे एक लैग आ गया ना, एच नेगेटिव जा चुका है और बी अभी भी तुम्हारा जीरो पे है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक लैग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो हिस्टेरिसिस कर्व को बेसिकली एक लैग कर्व भी कहा जाता है, लैगिंग कर्व, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस एक चीज और भी शो करता है कि इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच में देयर इज अ लैग। तो ये जो लैग होता है इसको भी हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया होगा बीएच कर्व से। इसको हम लोग अगर वेवफॉर्म से समझने की कोशिश करें तो जरा एंगल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंटेंसिटी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑरेंज कर्व जो देख रहे हो ये इंटेंसिटी है ना। अगर इंटेंसिटी कर्व तुम्हारा जीरो से स्टार्ट हुआ है तो जो डेंसिटी वाला है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो कर्व है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से ना। यहाँ पे अगर दोनों की पीक को कंपेयर करोगे तो देयर कम्स द हिस्टेरिसिस एंगल, सही है, समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी का कर्व, ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी का कर्व, और इनके पीक के बीच में जो डिफरेंस होता है यहाँ पे होता है हिस्टेरिसिस एंगल। और ये हिस्टेरिसिस एंगल होता है, यही जिम्मेदार होता है हिस्टेरिसिस टॉर्क के लिए। तो जो मशीन है हिस्टेरिसिस मशीन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर जो टॉर्क बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो हिस्टेरिसिस एंगल की वजह से आएगा। और ये एंगल क्यों आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस एंगल की वजह से, हिस्टेरिसिस डिफरेंस की वजह से आ रहा है, जो बी और एच के बीच में आ रहा है, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस समय एच पीक पे था उस समय बी अभी पीक पे नहीं पहुंचा है। जब एच डाउनफॉल पे जाने लगा तब बी जो होगा सैचुरेट रहेगा, और जिस समय एच की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, उस समय बी की वैल्यू सर्टेन है। और ये जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे दिस वन बी की वैल्यू, दिस इज योर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो बी की वैल्यू यहाँ पे जो रह गई यही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कर्व में देखें तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आके हुआ है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात है। तो अगर आपको अगेन आपको सजेस्ट करूंगा, अगर बीएच कर्व में आपको कोई भी डाउट है तो बीएच कर्व का एक सेपरेट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा रखा है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा लास्ट में, वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गई। तो एक्चुअली होता है क्या है कि जो हिस्टेरिसिस जो अप्लाइड इंटेंसिटी है और जो फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होती है इनके बीच में, यानी कि अप्लाइड इंटेंसिटी एच और डेवलप डेंसिटी बी, इनके बीच में एक एंगल लैग का एंगल चलता है, यानी कि एक लैग चलता है। तो जब हम इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं और डेंसिटी डेवलप होती है तो यहाँ जो लैग होता है दिस वन इज योर हिस्टेरिसिस एंगल, समझ में आ रहा है। और यही हिस्टेरिसिस एंगल जो होता है वो जिम्मेदार होता है। नाउ ये डिपेंड्स करेगा, अब ये हिस्टेरिसिस एंगल किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप पे। अब हिस्टेरिसिस लूप जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक हिस्टेरिसिस लूप जो होगा वो फिक्स होगा, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो हिस्टेरिसिस लूप तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसीलिए अगर तुमने मटेरियल फिक्स कर लिया तो उसका हिस्टेरिसिस लूप फिक्स हो गया, और लूप फिक्स हो गया तो हिस्टेरिसिस एंगल भी
फिक्स हो गया। अब हिस्टैरिसीस एंगल अगर फिक्स हो गया तो क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टैरिसीस एंगल के और ये एक कांस्टेंट होता है, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल तुम मार्केट से चुनते हो मैग्नेटिक मटेरियल तो उसका हिस्टैरिसीस लूप भी कांस्टेंट होगा। अब लूप कांस्टेंट है तो डेल्टा भी कांस्टेंट होगा, डेल्टा कांस्टेंट है तो टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए एक हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है इज अ कांस्टेंट टॉर्क मशीन। ठीक, नाउ यहाँ पे हिस्टैरिसीस मोटर का आइडिया कैसे काम करता है, तो मान के चलते हैं हमने ये मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका हाई हिस्टैरिसीस है, यानी कि बहुत ज़्यादा लैग करेगा ये। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैंने इसके सामने नॉर्थ पोल रखा तो ये तुरंत मैग्नेटाइज नहीं होगा। जब नॉर्थ पोल मान के चलते हैं थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, ठीक है, ये एक मूवेबल नॉर्थ पोल है, ठीक, बहुत ध्यान से समझना। तो नॉर्थ पोल हमने यहाँ रखा, देन उस नॉर्थ पोल को जब हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो थोड़ा देर बाद इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये साउथ पोल डेवलप होगा। क्लियर हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिस्टैरिसीस। कितनी देर बाद होगा, जितना ज्यादा हिस्टैरिसीस होगा उतनी देर बाद साउथ पोल डेवलप होगा, जितना कम हिस्टैरिसीस होगा उतनी जल्दी साउथ पोल डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीके से बात ध्यान रखना, यहाँ पे ईएमएफ इंडक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर जैसे इंडक्शन मोटर में होता था फ्लक्स कटिंग एक्शन हुआ, एडी करंट हुआ, नहीं नहीं, ये सारी चीजें गलत हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। प्योरली हिस्टैरिसीस एंगल या हिस्टैरिसीस डिले की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नॉर्थ पोल जब आगे निकल जाएगा उसकी थोड़ी देर बाद साउथ आएगा ना, अब साउथ आ गया है तो ये साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, फर्दर की जो जर्नी आगे की जर्नी वो एक दूसरे के साथ बिताएंगे। समझ में आ रही बात ये? तो एक बार डेवलप हो गया जो थोड़ा सा लैग में जो डेवलप होगा वो फिर आगे तक कंटिन्यू वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? नाउ अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं ये हमारे पास सिस्टम है ना, यहाँ पे ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग हो गया एंड दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग ये दोनों मिलके क्या करेंगे, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देंगे सिंगल फेज सप्लाई से। यहाँ पे मैं बता दूं दिस इज योर सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई हमने अप्लाई करी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग दोनों ने मिलकर क्या करा, इस रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया। नाउ ये जो रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नॉर्थ यहाँ बनेगा और यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, तो अब ये जो क्या है, दिस इज योर मैग्नेटिक मटेरियल, ये तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसका क्या है, हिस्टैरिसीस बहुत ज़्यादा है, हिस्टैरिसीस काफ़ी ज़्यादा है। हिस्टैरिसीस ज़्यादा होने का मतलब है डिले इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डिले इन बी, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसमें थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस उतना ज़्यादा डिले, अब यही तो हमने सीखा था, तो उतना ज़्यादा डिले। तो अब क्या होगा, इसका हाई हिस्टैरिसीस है तो जब नॉर्थ पोल यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाएगा तब जाके इसमें कहीं साउथ पोल इंड्यूस होगा, थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, साउथ पोल थोड़ी देर बाद डेवलप हुआ। नाउ ऐसे केस में अब क्या होगा, नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे और मशीन घूमने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एक एंगल ये हो गया, यानी कि और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रोटर के अंदर जो बनने वाला पोल है उसकी एक्सिस हो गई, और एक हो गई यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक्सिस है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की और एक एक्सिस है रोटर के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ रहा है? तो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, वो हो गई यहाँ पे हमने बना दी, और एक हो गई ये। ना इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस वन इज योर हिस्टैरिसीस एंगल, ये हो गया हिस्टैरिसीस एंगल। और ये क्यों आ रहा है, ये एंगल आया ही क्यों, बिकॉज ऑफ लैग। अगर लैग नहीं होगा तो नॉर्थ साउथ एक साथ बनेंगे और डेल्टा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये हमसे आया हिस्टैरिसीस एंगल और यहीं से जन्म होता है हमारे हिस्टैरिसीस टॉर्क, और मोटर जो होगी वो रोटेट करना शुरू कर देगी। तो मोटर लगातार ऐसे ऐसे घूमती जाएगी और यहाँ पे जो टॉर्क मोटर डेवलप करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से हिस्टैरिसीस मोटर काम करती है। ठीक, अब यहाँ तक आपने अगर समझ लिया, इसकी जो डिटेलिंग है, जैसे कि टॉर्क क्या कैलकुलेशन है, कर्व हो गया, स्पीड टॉर्क कर्व हो गया, इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जरा उनको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला है हिस्टैरिसीस मोटर इज नोन फॉर। अब हिस्टैरिसीस मोटर किस लिए जानी जाती है, कांस्टेंट टॉर्क मोटर के लिए। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू का, ऑक्सिलरी एंड मेन वाइंडिंग का क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर में? तो इनका इस्तेमाल करा जाता है जनरेट करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। जनरेट करने के लिए टॉर्क, भाई सही बात है, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो टॉर्क होगा। स्टार्ट द मशीन, ये भी सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? तो ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इन सब कामों के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर जो होता है वो इज मेड ऑफ डैश एंड स्टेटर इज मेड ऑफ डैश। तो देखो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रोटर की। रोटर किसका बना होगा, रोटर बना होगा आपका मैग्नेटिक का, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का। समझ में आ रही है? मैग्नेटिक मटेरियल का। और स्टेटर किसका बना होगा, स्टेटर इज अ नॉन मैग्नेटिक, स्टेटर का कोई मतलब नहीं है मैग्नेट होने का। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज अगेन एंड सेकंड कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पे
फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर हैज, अब रोटर जो होता है हिस्टैरिसीस मोटर का उसका क्या होता है, लार्ज हिस्टैरिसीस लूप होता है, स्मॉल होता है, तो लार्ज इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो रोटर हम हिस्टैरिसीस मोटर का लेंगे उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होगा वो लार्ज होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर में हिस्टैरिसीस एंगल किसके बीच में बनता है, स्पीड और टॉर्क के बीच में? नहीं भाई, फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में, लोड एंड सप्लाई के बीच में, मेन वाइंडिंग। तो देखो फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि बी और एच के बीच का जो एंगल होगा, मैंने बताया था ये हो गया तुम्हारा एच का एंगल और ये हो गया बी का एंगल। ठीक है, तो बी की पीक और एच की पीक, इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि एच की पीक वैल्यू जो होगी उसके बीच में और बी की पीक वैल्यू, अब पीक नहीं दे रखा है तो यहाँ पे सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दिया होता, रोटर्स फील्ड एक्सिस, और दूसरा होता आरएमएफ रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ये वाला, इनके बीच में बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है बी और एच, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड वन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो दो लेक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट क्यों नहीं होती है, उसके पीछे एग्जैक्ट थ्योरी क्या है, उसको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहते हैं। ये मस्ट वॉच लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। और दूसरा लेक्चर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, वो है कि स्टार्टिंग कैसे होती है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी तो चलो समझ ली, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, तो कैसे हमने उसे स्टार्ट करा, इसके लिए आप मेरा राइट वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो डबल रिवॉल्विंग के लिए लेफ्ट वाला एंड स्टार्टिंग के लिए राइट वाला। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर के फर्दर टॉपिक्स की।